टॉपिक। सबसे पहला बात यह आता है कि आखिर जो ली सेटलियर थे वो कौन थे। एक प्रकार के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1848 में ये प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है। तो अब सेकंड बात यह आता है कि ये प्रिंसिपल आखिर इन्होंने क्यों दिया था, किस बेस पे प्रिंसिपल इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो ऐसा रिएक्शन जहां पे इक्विलिब्रियम है, जैसे कि आप देख रहे हो A+B, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है C+D के, मतलब यहाँ पे ये जो आपका रिएक्शन है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। यहाँ पे दो डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन हो रहा है। पहला डायरेक्शन क्या, यहाँ पे A+B मिलकर के क्या बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं। ये क्या हुआ, फर्स्ट डायरेक्शन हुआ जिसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, C+D मिलकर के फिर से क्या बना रहे हैं, A+B बना रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम कहें तो ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है। समझ में आप लोगों को। तो ये जो ली सेटलियर प्रिंसिपल है वो केवल ऐसे रिएक्शन के लिए दिया गया है जिसे A+B बना रहा है। मतलब कुल मिला के हम कहें तो ये रिएक्शन हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। समझ में आप लोगों को। तो ये जो ली सेटलियर प्रिंसिपल है वो केवल ऐसे रिएक्शन के लिए दिया गया है जिसमें इक्विलिब्रियम हो, मतलब यहाँ पे जिस अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो, केवल हम उन्हीं रिएक्शन के लिए इस प्रिंसिपल को जो है वो समझेंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई भी ऐसा रिएक्शन, आपको मैं कोई भी ऐसा रिएक्शन करके दी हूँ जहाँ पे साम्यावस्था स्थापित है। अगर आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, क्लियर हुआ। आप उस क्या करोगे, उसके ताप में जो है वो परिवर्तन कर दोगे, मतलब टेम्परेचर को आप उसका जो है वो चेंज कर दोगे। इस सिस्टम का, इस रिएक्शन का टेम्परेचर मान लो आप लोगों ने चेंज कर दिया, या फिर इसका आप लोगों ने प्रेशर चेंज कर लिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका इक्विलिब्रियम अभी भी ऐसा ही रहेगा कि इसका इक्विलिब्रियम जो है वो टूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। उस चीज को हम देखने के लिए जो भी फैक्टर रहेगा ना, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर कॉन्सेंट्रेशन हो गया जिसे हम सांद्रण कहते हैं, तो हम इस सब चीज को जो है वो चेंज करके देखेंगे कि इस पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी फैक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, मान लो क्या करूंगी मैं, इस ए का जो है वो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में जाने लगता है कि उसके इफेक्ट, उसके जो चेंज है उसे जो है वो कम कर सके। समझ में आप लोगों को। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, मतलब अगर कोई आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन आपका साम्यावस्था में है, चाहे आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, चाहे आप उसका प्रेशर चेंज कर दो, चाहे आप उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो जो आपका रिएक्शन है वो फिर से आपस में जो है वो इक्विलिब्रियम में आ ही जाते हैं। मतलब ऐसा ये जो रिएक्शन है अपने आप को उस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे कि आपका जो चेंज किया हुआ है ना वो फिर से नॉर्मल हो जाए। मान लो मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, ये जो आपका रिएक्टेंट है मान लीजिए मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, कुछ देर बाद हम देखेंगे कुछ भी इसमें चेंजेस तो आएगा ही, लेकिन कुछ समय बाद हम देखेंगे कि फिर से इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो जैसा का तैसा ही है। यही आपका क्या है, ली सेटलियर प्रिंसिपल। आगे आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई भी बॉक्स है, एकदम जस्ट छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, ये बॉल को मैं ऊपर लेके जाती हूँ यहाँ पे और छोड़ देती हूँ। कुछ समय बाद क्या देखती हूँ, फिर से बॉल यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे मैं इस बॉल को कितना भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको अपने इसके नॉर्मल स्थिति में छोड़ती हूँ तो ये जो है वो बॉल फिर से यहाँ पे आ जाता है। यही चीज क्या है, यही चीज आपको इस इक्विलिब्रियम में समझना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करती हूँ, हो सकता है कि इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, हो सकता है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसमें उसकी गति में कोई चेंजेस आ जाए, हो सकता है वो फास्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ समय बाद ये होगा कि फिर से आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। समझ में आया। चलिए एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत डाउट है आपके मन में वो भी क्लियर हो जाए। यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में हो, यहाँ पे देखिए कोई रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, तथा साम्य निर्धारित करने वाले फैक्टर जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, में से कोई एक या अधिक बदल दिया जाए। क्लियर हुआ। मैंने कहा था ना कि हम कोई ना कोई एक को जो है वो चेंज करेंगे, कोई एक जो है वो बदल दिया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होने लगेगी। मतलब ये जो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में होने लगेगी कि परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने चेंज जो भी किया हुआ है, मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है, तो हमारा रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि जो भी हम चेंज किए हैं उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। समझ में आप लोगों को। यही क्या कहलाता है, ली सेटलियर प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन को आप समझिए, पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे गाइस, एक एक फैक्टर को हम डिटेल में समझेंगे। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं, क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर चेंज कर दूं, या फिर टेम्परेचर चेंज कर दूं, या फिर मैं इसमें कोई इस रिएक्शन में कोई इनर्ट गैस मिला दूं, या फिर कोई कैटलिस्ट मिला दूं, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज हम एक एक करके आगे देखेंगे। क्लियर हुआ आपको। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, जैसे कि सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है ताप में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन टेम्परेचर, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर में अगर मैं चेंज करूं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं उसमें इनर्ट गैस मिला लूं, इनर्ट गैस मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस, अगर मैं इस रिएक्शन में अक्रिय गैस मिला दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी इफेक्ट को हम एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में ही थोड़ा सा चेंजेस कर दूं। तो पहला पॉइंट लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कि साम्यावस्था अभिक्रिया मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई चेंज कर दिया जाए तो उसे प्रभावहीन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम है, A+D मिलकर CD बना रहे हैं, CD मिलकर जो है फिर से A+D बना रहे हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करती हूँ तो इनके पास एक विशेष प्रवृत्ति होती है, एक विशेष अच्छा आप कह सकते हो एक हैबिट होती है कि वो जो भी मैं प्रभाव यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे उसे जो है वो प्रभावहीन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है A+B, उस समय जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी सांद्रता में वृद्धि कर देती हूँ तो क्या होगा, साम्यावस्था जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, अर्थात C+D जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं A+B जो कि प्रकार का क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, अगर मैं इस A+B का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो जैसे ही यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका सांद्रण बढ़ेगा, पूरा रिएक्शन क्या होगा, इस चेंज को जो है वो मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब इस चेंज को जो है वो मैनेज करने के लिए जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है, A+B मिलकर C+D बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एकदम फास्ट हो जाएगा। मतलब अपने आप को ये जो है वो मैनेज करने के लिए ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और C+D प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट होगा। समझ में आप लोगों को। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, यदि रिएक्टेंट A B का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए
यदि A प्लस B का सांद्रण मैं बढ़ा दूं तो साम्यावस्था जो भी इक्विलिब्रियम जहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को आप अग्र दिशा में भी बोल सकते हो, तो ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि C प्लस D जो है वो ज्यादा बनाएंगे। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, अगर A प्लस बी का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो C प्लस डी जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? मान लो क्या करूंगी मैं, C प्लस डी का जो है वो कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं, क्या होगा अगर C प्लस डी का कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं? बहुत ईजी है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बड़ी तरीके से जो है वो होने लगेगा। मतलब इससे आप क्या समझे कि जब मैंने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनना चालू हो गया। पहले हमारा नॉर्मल रेड कलर का हुआ करता था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन चेंज किया, ये जो प्रोडक्ट है वो आपका बहुत ही ज्यादा बनने लगा। समझ में आप लोगों को? मान लो मैं इसका कंसेंट्रेशन चेंज कर देती हूँ, रेड कलर का जो आपका FeCN2+ है, अगर मैं इसका कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा, इधर जो है वो ये प्रोडक्ट आपका जो है वो ज्यादा बनना चालू हो जाएगा। तो समझ में आप लोगों को? एक एग्जांपल जो है वो आप लिख देना। ये तो हुआ गाइस आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन। समझ में आप लोगों को? अब चलिए बी नंबर में बताती हूँ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ताप में परिवर्तन का प्रभाव। क्या होगा अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं उसके टेम्परेचर में ही चेंज कर दूं, टेम्परेचर को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम रिएक्शन A प्लस बी मिलकर सीडी बना रही है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टेम्परेचर के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो इंटरगोनिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो बनाया, इसीलिए मैं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप लीस एरिया में इसे जो है वो पढ़ोगे और आपको ये चीज जो है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज इंटरगोनिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। के लिए मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो। देखिए जो क्रमीय अभिक्रिया होता है ना, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जहाँ पे दो डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, तो कई बार क्या होता है दो डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है तो उसमें जो है वो दो रिएक्शन जो है वो एक साथ पाया जाता है, देखने को मिलता है, जैसे कि उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला जो है इंटरगोनिक रिएक्शन। तो इंटरगोनिक रिएक्शन या उष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जो कि उष्मा को जो है वो अवशोषित करते हैं। समझ में आप लोगों को? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि आप एक ट्रिक बता रही हूँ हमेशा याद करने का, उष्माशोषी मतलब शोषी मतलब शोषण मतलब अवशोषित कर रही है, तो इसलिए आप जो है वो इसे उष्माशोषी करके याद करो। इंग्लिश बताओ इंटरगोनिक मतलब अंडर, मतलब जो भी आपका उष्मा एनर्जी है वो अंडर है, मतलब उसे अवशोषित कर रही है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। सेकंड है उष्माक्षेपी मतलब एक्सर्गोनिक, मतलब यहाँ पे वो अभिक्रिया होती है जहाँ पे उष्मा का जो है वो उत्सर्जन होता है, जैसे कि एक्सर्गोनिक मतलब एक्सर मतलब समझो आउट हो रहा है, तो यहाँ पे उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्लियर हुआ आपको डाउट? उष्माशोषी में क्या होगा, उष्मा का शोषण होगा या फिर उष्मा का सॉरी अवशोषण होगा, मतलब उष्मा को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर जो भी एनर्जी जो भी रिलीज हो रहा है उसका जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जो भी एनर्जी हो रहा है वो रिलीज होगा, वो उसका जो है वो उत्सर्जन होगा। फिर भी अगर रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है वो उष्माशोषी अभिक्रिया है और दिए गए बैकवर्ड रिएक्शन में जो है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 2 पॉइंट तो आप लिख ही लोगे यार, बहुत ईजी है। अब चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में उष्मा अवशोषित हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं मान लो इस रिएक्टेंट का A प्लस बी का मैं मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, ये जो आपका कोई रिएक्शन है अगर मैं इसका टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ, मान लो अगर मैं इसके ताप में जो है वो वृद्धि कर देती हूँ, तो क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ऊपर वाले रिएक्शन क्या कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला रिएक्शन क्या कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो है वो बढ़ जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा इंटरगोनिक रिएक्शन है, मतलब जो उष्माशोषी अभिक्रिया है, उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है वो वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही लिखना है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो उष्मा का अवशोषण किस दिशा में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। उष्मा को जो है वो कौन सी दिशा में अवशोषित हो रही है, मतलब जो एनर्जी है वो कौन सी दिशा में एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट आपको जस्ट सिंपली लिखना है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में उष्मा जो है वो अवशोषित हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम करने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जो है बढ़ जाती है, मतलब ये जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है ना वो बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट में बताऊं तो अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, मतलब इंटरगोनिक रिएक्शन बढ़ जाएगा, और अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर कम करती हूं तो मेरा बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि N2 गैस है, 3H2 गैस है, मिलकर के 2NH3 बना रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो कि अगर मैं किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज करती हूँ तो मेरा अमोनिया जो है वो ज्यादा बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ सिस्टम का तो मेरा अमोनिया ज्यादा बनेगा। तो इसे जो है वो इसी चीज को जो कारखाने होते हैं ना जहाँ पे अमोनिया बनने की क्रिया होती है वहां पे यूज किया जाता है। इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं उन लोग, ताकि जो भी उन लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उस वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बने। तो ये जो है वो फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। खैर यूज करने का जो भी थ्योरी आगे बताऊंगी, इतना आप लोग डिटेल में मत जाइए। तो बस यहाँ पे यही समझिए कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में हमारा जो, अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनने लगेगा। समझ में आप लोगों को? तो ये तो हुआ गाइस आपका सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर में हम देखते हैं दाब में परिवर्तन, मतलब प्रेशर में परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन के प्रेशर को इंक्रीज कर दूं या फिर प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, तो देखिए क्या होगा। दाब का प्रभाव उन रिएक्शन में देखने को मिलता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसीय अवस्था में हो। मतलब सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन हमारा गैसियस स्टेट में होगा, अगर हमारा जो फेस है वो गैसीय वाला है, मतलब गैसियस है, उसी में आपको जो है वो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि N2 गैस और 3H2 गैस मिलकर के 2NH3 जो है वो गैस बना रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन में आपको जो है वो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा।
तो पहला पॉइंट लिखिए, इस रिएक्शन में प्रेशर में वृद्धि करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो अधिक होगी। अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा देती हूँ तो ये जो मेरा जो 2NH3 मतलब अमोनिया गैस है वो ज्यादा बनेगा, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो जो है वो बढ़ जाएगा। अगर अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाएगी तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाता है हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो अगर मैं इस सिस्टम का प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर, अगर मैं सिस्टम का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करती हूँ, अगर मैं कम करती हूँ तो फिर इस प्रकार प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड रिएक्शन अधिक होगी, मतलब ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका अधिक होगा। तो समझ में आया दाब का प्रभाव कैसे पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। अगर प्रेशर का इफेक्ट आपको बढ़ाते हो तो आपका जो है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। समझ में आप लोगों को? फिर चौथा नंबर का हम देखते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस मिलाने पर। इनर्ट गैस यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हीलियम वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। अगर क्या होगा अगर मैं उस रिएक्शन में इनर्ट गैस ही मिला दूं, तो देखिए बहुत ही शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है, स्थिर आयतन पर, यदि स्थिर आयतन पर, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, स्थिर आयतन पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन स्थिर दाब पर कुल आयतन में वृद्धि होगी। तो आप ये 2 पॉइंट जो है वो इसमें लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। लास्ट है आपका उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट मिला देती हूँ, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, जो हमारे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगर मैं इस प्रकार के रिएक्शन में अगर मैं कैटलिस्ट मिला देती हूँ तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ रिएक्शन तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम चेंजेस देखेंगे ना तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो